बच्चे पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। आज हम उसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्टेंस, बट हम उसमें आगे बढ़ें उससे पहले तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी लगे कि हम अगर कुछ मेहनत तुम्हारे लिए कर रहे हैं तो तुम हमारे साथ चल रहे हो, और उससे हमें लगेगा कि हाँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो लगता है कि भाई हम तो मेहनत कर रहे हैं, बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम अभी इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्टेंस की तरफ बढ़ रहे थे, तो कल हमने तुम्हें इसके बारे में बताया था। आज इससे हम आगे चलेंगे। फिर मैं थोड़ा सा पीछे चल के तुम्हें रिमाइंड कराता हूँ कि ये इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्टेंस ये होता क्या है। तो किसी भी चीज़ का अगर तुम्हें डिफिनीशन पता हो तो डिफिनीशन में वो बातें बताई जाती है जिससे तुम उस बात को पकड़ सकते हो, उस मैटर को कैप्चर कर सकते हो और फिर उसके ऊपर अपनी व्याख्या दे सकते हो। तो ये होता क्या है समझो। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्टेंस। पीछे की क्लास में हमने तुम्हें मेटल वायर के बारे में बताया था। सॉलिड स्टेट में कोई कंडक्शन कैसे होता है, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है। मरकरी लिक्विड है लेकिन वो मेटल जैसा बिहेव करता है, तो उसमें और इसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है? तो उसमें मेटल है, मेटल एलॉय है, या सर्टेन पॉलीमर्स हैं, या ग्रेफाइट है, इस तरह के हैं जो सॉलिड स्टेट में हैं। वहाँ पे लिक्विड स्टेट में एक मरकरी है, बाकी कुछ नहीं है लिक्विड स्टेट में। यहाँ पे हम सॉल्यूशन में ही आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं और फिर उससे हम ढेर सारे काम लेते हैं, उसको कई जगह यूज करते हैं। और यूज करने के पश्चात फिर उसके लिए हमें थ्योरी चाहिए, वो हम कैसे मेजर करेंगे, उससे हम कौन सा काम लेंगे, तो वो हमें जानना होता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। जितना अच्छा से सीखोगे उतना तुम्हारे काम आएगा, अच्छा रहेगा। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास होगी किसके थ्रू? बाय आयंस। जो आयंस हैं वो, जैसे तुमने सेमीकंडक्टर में देखा कि उसमें इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव होल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा था। यहाँ पे आयंस के थ्रू, यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव आयन होगा, उसके थ्रू जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। यह जो वे है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्टेंस कहते हैं। आ गया समझ में? अब ये वहाँ मेटल था, वहाँ उसके नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी किस मेटल से पास होगी। तो सिल्वर वाज बेस्ट वन, कॉपर सेकेंड नंबर पे था, और सिल्वर बड़ा ही कॉस्टली है इसलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। कॉपर फिर हमारे लिए सेकेंड ऑप्शन होता है। क्या कॉपर भी महंगा है, भारी है, वो हर जगह यूज नहीं हो सकता, तो फिर हम एल्युमिनियम या और दूसरे मेटल्स यूज करते हैं। क्योंकि कॉपर का अगर लंबा वायर खींचेंगे तो उसकी सॉफ्टनेस इतनी होती है कि वो बहुत लोड नहीं ले पाएगा, इसीलिए हम उसमें थोड़ा कैडमियम डाल देते हैं, जिसको हम कैटनरी वायर बोलते हैं, और उससे उसकी स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये ऑल वाज अबाउट मेटल वायर। इस टाइम हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब जब सॉल्यूशन में है, आयंस के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, तो फिर वो किन किन बातों पे
निर्भर करेगा, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करेंगे, तो इसको देखो मैं अभी बताता हूँ। जैसे ही तुम आयोनिक कंडक्टेंस की बात करोगे तो सबसे पहला फैक्ट डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी इन आयोनिक सॉल्यूशन। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? तो द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। अब यहाँ पे पहला हमने तुम्हें बोला था, कल भी ये बात बताई थी कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है। पहला इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास KCl और दूसरा है हमारे पास CH3COOH, एसिटिक एसिड। इसने बोला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, हमें मेजर क्या करनी है? आयोनिक कंडक्टेंस। जितना ज़्यादा आयंस हमें मिलेगा, जितने आयंस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उतने ही हमारे कंडक्टेंस की वैल्यू होगी, उतना ही हमारी कंडक्टिविटी होगी सॉल्यूशन की। तो इसीलिए क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। तो ये 100% ब्रेक करता है K+ और Cl- में। यहाँ पर सॉल्यूशन से मतलब है, पहले ही आ गया ना सॉल्यूशन। चाहे वो कोई भी सॉल्वेंट हो, उसमें वो आयन आना चाहिए। तो इस यहाँ पे हम जो भी सॉल्यूशन बोल रहे हैं वो वाटर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। तो KCl वाटर सॉल्यूशन में 100% ब्रेक करता है, 100%। वहीं पे एसिटिक एसिड ब्रेक करता है एसीटेट आयन और H+ आयन में। ये उतना ब्रेक नहीं करता, ये 40%, 50%, 30%, 20% उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, मतलब ये ब्रेक होता है। तो इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रोलाइट को यदि हम वाटर में ऐड करेंगे तो हमें ज़्यादा आयंस मिलेंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट को यदि हम वाटर में ऐड करेंगे तो हमें उतने आयंस नहीं मिलेंगे। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, KCl की या एसिटिक एसिड की, तो तुम्हारा आंसर होगा KCl। पर कैसे? 1 मोल में, 1 मोल की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि क्वांटिटी भी तो फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जितनी मर्जी जोड़ दो, जितनी मर्जी तौल के डाल दो। नो, 1 मोल। अगर 1 मोल KCl होगा, 1 मोल एसिटिक एसिड होगा, तो ये ज़्यादा कंडक्टिविटी दिखाएगा, ये कम कंडक्टिविटी शो करेगा। तो ये क्या था? द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। अब दूसरा है साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। अब क्या होगा देखो, ये एसिटिक एसिड है और एक दूसरा हम ले लेते हैं HCl। ये ब्रेक करेगा H+ और Cl- में। अब यहाँ बात समझ लो, ये भी 100% ब्रेक हो जाएगा वाटर में, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है। प्रोटॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, प्रोटॉन का साइज बहुत छोटा है। एसीटेट आयन का साइज बड़ा है, क्लोराइड आयन का साइज बड़ा है। क्लोराइड आयन का साइज बड़ा है, एसीटेट आयन का साइज बड़ा है। अगर हम इसको KCl से कंपेयर करें तो इसमें K+ का साइज बड़ा है, लेकिन वो क्लोराइड आयन और K+ का जो साइज है वो बराबर है। तो ये जितना यहाँ पर, अब देखो मूवमेंट क्या होगा आयंस का। H+ सबसे ज़्यादा फास्ट चलेगा, लेकिन ये इसका सॉल्वेशन हो जाता है, जो अभी हम बात करेंगे, ये फास्ट होगा। K+ फास्ट होगा, Cl- जितना K+ होगा उतना ही फास्ट होगा। फास्ट, ये दोनों इक्वल हैं। एसीटेट आयन, इसका साइज बहुत बड़ा है, ये स्लो होगा। अब ये दूसरा फैक्टर हो गया कि साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन।
H का सॉल्वेशन होता है। अब सॉल्वेशन क्या होता है ये देखो, साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। यहाँ पे H प्लस प्रोड्यूस हुआ, लेकिन H प्लस के साथ क्या होता है, ये H प्लस है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका एक लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। एक और वाटर मॉलिक्यूल ले लो, ये भी यहाँ अभी ये चार्ज पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, चार्ज डेंसिटी प्रोटॉन के ऊपर ज्यादा है, ये फिर एक बॉन्ड बना लेगा। अब क्या बन गया तुम्हारे पास, 2 2 4 1 5, ये हो गया H5O2 प्लस, H5O2 प्लस, ये हुआ क्या, हाइड्रेशन, बोला नहीं सर, सॉल्वेशन, ये सॉल्वेशन हो गया इसका, वहां पे उसके साथ जुड़ गया, इसीलिए H प्लस उतना फास्ट नहीं रह पाएगा। जब हम सॉल्ट ब्रिज बना रहे थे तो इसीलिए हम क्या कर रहे थे, तो KCl ले रहे थे। ये दोनों का जो साइज है लगभग बराबर है, सॉल्यूशन में दोनों की स्पीड जो होगी वो बराबर होगी। अब तुम्हें फर्क समझ में आ गया होगा कि पहला क्या कहता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो जितना आयोनाइज होगा सॉल्यूशन में वो उतना अच्छा कंडक्टर का काम करेगा, जो लेस आयोनाइज होगा वो लेस कंडक्टर होगा पहले के बनिस्पत, वो लेस कंडक्टिविटी पास ऑन होने देगा। अब है द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। कल हमने तुम्हें दो चीजें लिखवाई थी, एक था वाटर और C2H5OH, और तीसरा ले लो, हम ले लेते हैं CH3CHOH, COH OH H। अब ये ग्लिसरॉल हो गया, ग्लिसरॉल मीन्स उसी फैमिली का ये एक सदस्य है। अब क्या हो गया, ये ज्यादा विस्कस है, ये लेस विस्कस है, ये इसके बनिस्पत ज्यादा विस्कस है, लेकिन यहाँ पे आयन लेस ब्रेक होगा, तो पहली बात आ गई, इसमें कम ब्रेक होगा, उससे कम इसमें ब्रेक होगा, इसमें 100% ब्रेक होगा। तो एक फैक्टर तो ये हुआ कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है। अगर सॉल्वेंट का नेचर ऐसा है कि वो आयन को मैक्सिमम ब्रेक करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ब्रेक करता है, तो वो अच्छा कंडक्टिविटी पास ऑन होने देगा। अगर वो अच्छा ब्रेक नहीं करता है, 100% नहीं, 50%, 40% तक ब्रेक करता है, तो वो अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। अगर वो 10%, 25% ब्रेक करेगा तो क्या होगा, तो अब इसमें ये सबसे ज़्यादा विस्कस है, ये उससे कम है, और ये सबसे कम है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आयंस को ब्रेकअप करता है, ये उससे कम ब्रेकअप करता है, ये सबसे कम ब्रेकअप करता है। आयंस जब तुम्हें नहीं मिलेगा तो इसमें तो आयंस के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है, बाय आयंस। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय आयंस, आयंस तो नहीं मिल रहा ना। एक तो विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी अगर मान लो विस्कस है और आयन मूव करना पड़ेगा तो उसको ज़्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा। उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, आयन अगर मूव भी करना पड़ेगा तो उसके मॉलिक्यूल पास हैं, इसीलिए आयन को ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेगी आगे जाने के लिए। तो दोनों कारण से हो गया, एक तो वो तोड़ नहीं पाता, फिर उसकी विस्कोसिटी इतनी है कि आयन फास्टली मूव नहीं हो पाता। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा फैक्टर, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। अगला है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ जब हमने KCl की बात की, एसिटिक एसिड की बात की, तो हमने तुम्हें बताया कि हम 1 मोल लेते हैं। अगर
हाफ मोल लें तो, अगर 2 मोल लें तो, या 1/4 मोल लें तो। अब सपोज कर लो कि अब हमने क्या किया, अब सपोज कर लो कि हम कंसंट्रेशन को C से डिनोट कर रहे हैं। एक में C क्या है 0.25 मोल, एक में C क्या है 0.5 मोल, एक में है 1 मोल। अब वॉल्यूम तो बराबर है, वॉल्यूम तो बराबर है, कंसंट्रेशन वेरी कर रहा, ये ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। तो जिसमें जितना कंसंट्रेशन होगा उतने ही तो तुम्हें आयंस मिलेंगे। पीछे जो फैक्टर्स थे वो अपने काम कर रहे थे, पर आयंस भी तो हमारे पास होने चाहिए। जिसके पास जितना रुपया होगा वो उतना खर्चेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं खर्चेगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ तक तुम जान गए, इसको समझो। अब अगला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर विथ इंक्रीज कंडक्टिविटी। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीज, विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीज। अब इसका कारण समझ लो। सपोज कर लो कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जिसमें तुमने सॉल्यूशन डाल दिया। अब इसमें तुम कोई भी जो सॉल्यूशन है तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसमें सपोज कर लो तुमने KCl ही डाल दिया, K+ और Cl- है, ये वाटर है, ये वाटर सॉल्यूशन हमने लिया। जब तुम इसको टेम्परेचर देते हो, हीट देते हो, तो क्या हुआ, ये K+ को भी एनर्जी मिली, क्लोराइड माइनस को भी एनर्जी मिली, यहाँ जो वाटर है उसको भी एनर्जी मिली। तो अब K+ को जब एनर्जी मिली तो उसको खींचने वाला कौन है, एनोड और कैथोड, उसके पास एनर्जी है। तुम किसी को बुलाओ वो दौड़े दौड़े आ जाए, तुम किसी को खींच के लाओ, दोनों में फर्क है ना। अगर यहाँ पे कैथोड है, यहाँ एनोड है, KCl है, तो क्या होगा, वो एक ऑटोमेटिक वो इधर से उधर मूव करेगा, पर उसको जैसे ही एनर्जी मिल गई वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। जैसे तुम दौड़ लगाते हो, तुम खा के दौड़ो हल्के पेट, तुम ज़्यादा फास्ट दौड़ सकते हो। तुम अगर भूखे पेट रहोगे तो तुम दौड़ ही नहीं पाओगे, और बहुत खा लोगे तब भी नहीं दौड़ पाओगे। तो सॉल्वेशन भारी पेट था, नहीं टूटना एक अलग बात थी। अब हम एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब हल्का खाना खा के दौड़ा रहे हैं। तो ये टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा
तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये जैसे डिक्रीज होगा तो पूरे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी। के प्लस का भी एनर्जी डिक्रीज होगा, Cl माइनस का भी एनर्जी डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली इसका मूवमेंट फास्ट नहीं होके स्लो हो जाएगा और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था तुम्हारा टेम्परेचर का इफेक्ट। अब एक काम इसमें और क्या होगा, अगर सपोज कर लो, ये हमने आगे लिखा, द प्रोलॉन्ग पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेनली डीसी थ्रू द आयोनिक सॉल्यूशन में चेंज द कंपोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, सो डीसी करंट इज रिप्लेस्ड बाय एसी करंट। इसका मतलब समझ लो, अगर तुम डीसी करंट पास करोगे तो डीसी करंट जैसे पास करोगे तो क्या होगा, करंट की जो डायरेक्शन है वो यूनिक है, एक ही तरफ से दूसरे तरफ। जो कैथोड है वो कैथोड ही रहेगा, जो एनोड है वो एनोड ही रहेगा। तो जो के प्लस है वो किधर जाएगा, जिधर उसको निगेटिव चार्ज मिल रहा, मीन्स एनोड की तरफ जाएगा। Cl माइनस है वो किधर जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के पास निगेटिव आयन जाएगा और निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास पॉजिटिव आयन जाएगा, लेकिन वो जाता ही रहेगा, वो इधर से उधर मूव नहीं करेगा। एक बार वो गया तो गया ही रह गया। अल्टीमेटली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू वो कंपाउंड का कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुमने जो सॉल्वेंट रखा है वो अपना इंटरैक्ट करेगा और उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो डीसी करंट यूज नहीं करते, उसको एसी करंट से रिप्लेस करते हैं। यहाँ तक हुई एक बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। यहाँ तक हम जान गए, ये एक पार्ट था। अब हमारा जो काम है वो ये है कि हमें आयोनिक कंडक्टेंस मेजर करनी है। यहाँ पे लेंथ नहीं है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स नहीं है, ना तो लेंथ फिक्स है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है। उसमें सॉल्वेंट है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट है। जो सॉल्यूशन में जो आयंस है उसकी कंडक्टिविटी हमें मेजर करनी है, उसकी कंडक्टेंस हमें मेजर करनी है। कैसे होगा, ये तो टफ टास्क हो गया, क्योंकि ये वायर नहीं है। लेंथ फिक्स हमें करना पड़ेगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें फिक्स करना पड़ेगा, उसमें जो वॉल्यूम होगा उससे हमारा कंसंट्रेशन डिफाइन होगा। फिर जो हमें कंडक्टेंस मिलेगा वो हमारे आयोनिक कंडक्टेंस होगा या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन में खास कंसंट्रेशन पे। इसको कैसे करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, ये जो इसके लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है। एक तो चाहिए होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस दो के सहारे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और व्हीटस्टोन ब्रिज के सहारे हम आयोनिक कंडक्टेंस मेजर करेंगे। वो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। Not electrolytic cell, conductivity cell. Conductivity
सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही प्रकार है, पर इसको हम कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो इस दो के सहारे हम इसको मेजर करेंगे। ये क्लास यहाँ तक था। अभी नेक्स्ट क्लास में हम व्हीटस्टोन ब्रिज से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कैसे मेजर करेंगे, कंडक्टिविटी सेल से कैसे मेजर करेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पर तुम्हारे से फिर से रिक्वेस्ट है कि तुम लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फॉरवर्ड करना मत भूलना। थैंक्स।